गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पार्थेनोकार्पी के बारे में देखेंगे कि क्या होता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो शब्द है वो नोल ने दिया। इन्होंने बिना पोलिनेशन के अथवा अन्य किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा फ्रूटिंग को प्रेरित किया। अतः बिना पोलिनेशन व फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट बनने की जो प्रोसेस है उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इस प्रकार से जो डेवलप फ्रूट में सीड अबोर्टिव ग्रोथ वाले होते हैं अथवा अब्सेंट होते हैं। सामान्यतः पार्थेनोकार्पी उन प्लांट स्पीसीज में करवाई जाती है जिनकी ओवरी में काउंटलेस ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो बीज रहित फल जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे टोमेटो, फाइकस कैरिका जिसको अंजीर कहते हैं, वाटरमेलन जिसको तरबूज कहा जाता है, इत्यादि में ये पाई जाती है। तो अगर किसी प्लांट बीज रहित फल प्रेजेंट होते हैं अगर किसी प्लांट में, तो इसे हमेशा ही पार्थेनोकार्पी का उदाहरण माना जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बीजयुक्त फ्रूट भी पार्थेनोकार्पी प्रदर्शित करते हैं, परंतु यहाँ पाए जाने वाले सीड्स जो होंगे वो फॉल्स सीड कहलाते हैं। तो इनमें जो एम्ब्रियो होगा वो अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे वाटरमेलन है, ऑरेंज है, इत्यादि। तो जो पार्थेनोकार्पी है वो 3 टाइप की होती है। पहली है जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। जेनेटिक पार्थेनोकार्पी में जो सीड हैं वो वेराइटीज़ में जेनेटिक चेंज से सीडलेस प्लांट उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब जो सीडेड वेराइटीज़ होती है उनमें जेनेटिक चेंज से सीडलेस प्लांट उत्पन्न किए जाते हैं और इन प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप पार्थेनोकार्पी संभव हो सकती है। तो इस टाइप की जो पार्थेनोकार्पी होगी उसको जेनेटिक पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसके अंदर ही दूसरा है इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी में क्या होगा, जैसे स्मोग है, लो टेम्परेचर है आदि प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी संभव होती है इत्यादि से, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो होती हैं पोलिनेशन की संभावनाओं को कम कर देती हैं। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिससे पार्थेनोकार्पी हो सकती है। तीसरा है इसमें केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, ऑक्जिन जिब्रेलिन की लो कंसंट्रेशन IAA, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T इत्यादि की लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को अगर ओवरी व स्टिग्मा पर लगाया जाए तो पार्थेनोकार्पी को प्रेरित किया जा सकता है। तो ये 3 तरह की अपन पार्थेनोकार्पी के 3 टाइप हैं, जिसमें जेनेटिकली, इन्वायरमेंट और केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी देखी अपन ने। अब पार्थेनोकार्पी के इम्पोर्टेंस क्या हैं, तो फल के जो खाने योग्य भाग है उसमें अपन वृद्धि कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट में भी वृद्धि कर सकते हैं। ये इसके कुछ गुण हैं। अब जैसे अनार है, आम है, नारियल है, इन प्लांट में क्या होता है पार्थेनोकार्पी जैसी प्रोसेस उपयुक्त नहीं होती है। पार्थेनोकार्पी की तरह एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, फीमेल गेमीट का मेल गेमीट से फ्यूजन न होने पर यदि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तब उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये 2 टाइप का है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, हैप्लॉइड, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ये समझते हैं एम्ब्रियो सेक की हैप्लॉइड एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो विकसित होता है। तो सामान्यतः है ये स्टेराइल होता है। जैसा कि आप लोगों को एक आउटलाइन में आप लोगों को दिखाया गया है कि मेगास्पर्म मदर सेल जो होती है वो 2n होती है, द्विगुणित होती है, मतलब
मेगास्पोर मदर सेल जो वो डिवाइड होके 4 मेगास्पोर बनाती हैं जो कि हैप्लोइड होते हैं। ये जो हैप्लोइड मेगास्पोर्स हैं ये फंक्शनल मेगास्पोर में चेंज हो जाते हैं और इससे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। एम्ब्रियो सैक के निर्माण से एग सेल बनती है। ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा और ये हैप्लोइड होगा। तो इस तरह की जो पार्थेनोजेनेसिस है उसको बोलते हैं हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद में है टाइप सेकंड डिप्लॉइड या सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के सीधे ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा और यहाँ बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा वो फर्टाइल होगा। कैसे, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 2n होती है। उससे एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो 2n है। उससे एग सेल का निर्माण होता है वो भी 2n है। उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के उसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो भी 2n होता है। लेकिन यहाँ जो एम्ब्रियो बनता है वो फर्टाइल होगा। तो इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड या सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। अगर मान लो एम्ब्रियो सैक का निर्माण न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से होता है तब इसे अडेप्टिव एम्ब्रियोजेनी कहते हैं या एडवेंटिव पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इसी को एपोगेमी भी कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एपोगेमी। तो एपोगेमी क्या है, यदि एम्ब्रियो सैक का निर्माण न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से होता है तो इसको बोलते हैं एपोगेमी। उसके बाद में है एंथर कल्चर या फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड प्लांट्स। तो एंथर कल्चर क्या चीज़ है कि इससे अपन हैप्लोइड प्लांट जो या हैप्लोइड प्लांटलेट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले पी महेश्वरी ने एंथर्स के कल्चर के लिए एक मीडियम बनाया और उस मीडियम में उन्होंने कुछ कोकोनट मिल्क भी मिलाया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उस कल्चर मीडियम में एंथर रखे, डाले, उसमें इंक्यूबेट किए। तो क्या होगा, जो एंथर हैं उनसे एम्ब्रियोइड का विकास हुआ जिससे नए प्लांटलेट तैयार हुए। इस तरह से जो प्लांटलेट थे वो जैसे एंथर हैप्लोइड होता है तो वो जो प्लांटलेट होंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लोइड होते हैं। तो अब है उसकी प्रोसेस ऑफ एंथर कल्चर है। तो प्रोसेस क्या होती है, ये स्टेप बाइज स्टेप होता है। जैसे सबसे पहले इसका कल्चर मीडियम तैयार करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। तो न्यूट्रिएंट वह सॉल्यूशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन इत्यादि पोषण पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस टाइप का कल्चर मीडियम तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें सिलेक्शन ऑफ जो एंथर होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। तो एंथर से हैप्लोइड एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया एंड्रोजेनेसिस भी कहलाती है और ये प्रोसेस एंथर की उपयुक्त परिवर्धन अवस्था पर निर्भर करता है। तो एंथर के कल्चर के लिए 2 सेल्ड स्टेज में चयन उसका जो सिलेक्शन किया जाता है और इस तरह से जो एंथर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में कल्चर रूम तैयार किया जाता है। कल्चर रूम के लिए क्या होगा, उसमें कंट्रोल कंडीशन प्रेजेंट होती हैं। जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ह्यूमिडिटी 30% के करीब होती है, 80% के करीब होती है। तो इस तरह से वो जो कंट्रोल्ड कंडीशन प्रेजेंट होती है वहाँ पे। उसके बाद में स्टेरिलाइजेशन
इसमें HgCl2 और NaCl से उस पूरे एरिया को स्टेराइल किया जाता है, जिससे उनकी सतह पर उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को हटाया जा सके। उसके बाद एम्ब्रियोइड डेवलपमेंट किया जाता है। एम्ब्रियोइड डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, पोलन ग्रेन को कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद उनसे एम्ब्रियोइड का जो निर्माण किया जाता है और फिर उससे यंग प्लांटलेट बनते हैं। तो एम्ब्रियोइड से बनने वाले सभी प्लांटलेट हैप्लॉइड होते हैं और इन प्लांटलेट्स को कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देकर होमोजाइगस डिप्लॉइड में चेंज किया जाता है। तो कोल्चिसिन क्या करता है, कोल्चिसिन होमोजाइगस डिप्लॉइड निर्माण के समय मियोसिस पॉइजन के रूप में कार्य करता है, जिससे कि सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन न्यूसेलस में क्रोमोसोम नंबर लगातार डबल होते रहते हैं। इस प्रकार से निर्मित जो होमोजाइगस डिप्लॉइड होगा उससे जो प्लांटलेट में प्लांट ब्रीडिंग या फसल सुधार में इस तरह से अपन उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या चीज़ है, ये सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने बताया। पॉली एम्ब्रियोनी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।